नमस्कार। जियोज एग्ज़ाम प्रेप चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता लग चुका है कि हम पर्यावरण प्रभाव आकलन के बारे में और इसको मापने की एक विधि है लियोपोल्ड मैट्रिक्स, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पर्यावरण हमारे लिए और सजीवों के लिए, या यूँ कहें कि जैव विविधता को बनाए रखने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के पश्चात वैश्विक समुदाय इसके प्रति थोड़ा सा जागरूक हुआ है, ठीक है। और हमें 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में 1985 के आसपास ओजोन गैस के जो छिद्र है उसके बारे में फॉरमैन मोदी ने बता दिया, और विश्व में वियना सम्मेलन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन गैस के संरक्षण के लिए लाए गए सम्मेलन थे। उसी दरमियान भारत ने 1986 में अपना पर्यावरण अधिनियम भी पारित किया। इससे ये पता लगता है कि भारत भी पर्यावरण संरक्षण के लिए तत्पर राष्ट्र है। आज जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती भी है और साथ में साथ हमारे लिए कुछ सीखने का अवसर भी है। आज हमें पर्यावरण का संरक्षण करना है और पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों का जो हस्तक्षेप हो रहा है उस हस्तक्षेप को रोकने के लिए हमें पर्यावरण प्रभाव का आकलन करना पड़ेगा। अर्थात हम यूँ कहें कि पर्यावरण प्रभाव आकलन हमारी जो मानवीय गतिविधियां हैं उनका भावी पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका आकलन करना ही पर्यावरण प्रभाव आकलन कहलाता है, ठीक। और इसमें जब पर्यावरण प्रभाव आकलन करते हैं तो जब भी कोई परियोजना लाई जाती है मानव के द्वारा या कोई भी मानव गतिविधि करेगा तो हम उसके सारे पक्षों का अध्ययन करते हैं और सारे पक्षों को एक विस्तार से देखने का प्रयत्न करते हैं कि कितना मानवीय गतिविधियों का कहाँ कहाँ पर कितना इम्पैक्ट हो सकता है, और मानव उन गतिविधियों में जो मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसकी कितनी भरपाई करने में मानव समर्थ है। तो आज की चर्चा हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो रही है। और पर्यावरण प्रभाव जो आकलन है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया कि रिसेंटली सरकार ने कुछ इसमें चेंजेस किए हैं, जिसके कारण पर्यावरणविद, हमारे पारिस्थितिकीविद और जलवायुवेता जो और या प्रकृति प्रेमी बोले और जल, जंगल और जमीन के जो स्लोगन है उसको पर्याय मानने वाले या उस पर अधिकार जमाने वाले या जंगलों में निवास करने वाले हमारे आदिवासी समुदाय भी इससे कहीं ना कहीं चुनौती उनको भी लग रही है, वो भी चिंतित है, ठीक है। तो इस प्रकार की सरकार ने जो रिसेंटली चेंजेस किए हैं उनको भी हम जानेंगे। क्या सरकार ने चेंज अच्छे किए या बुरे किए, क्या क्या इसमें हमारे मुद्दे हैं, पर्यावरणीय मुद्दे इसमें समाहित है, या सरकार को क्या करना चाहिए। और ये टॉपिक हमारा जो यूपीएससी जीएस का 3rd पेपर है उसमें पर्यावरण खंड में भी एक पॉइंट के रूप में दे रखा है, पर्यावरण प्रभाव आकलन। तो इसको हमने समझ लिया है, अब इसकी परिभाषा देखते हैं। तो इसके लिए 3 शब्द है। एक तो पर्यावरण इम्पैक्ट क्या है, फिर हम पढ़ेंगे पर्यावरण इम्पैक्ट जो कथन है वो क्या है, और पर्यावरण प्रभाव आकलन और इसके क्या क्या मुद्दे हैं। पर्यावरण प्रभाव का मतलब है प्राकृतिक और पर्यावरण संसाधन के विदोहन और उपयोग से संबंधित मनुष्य के क्रियाकलापों के प्राकृतिक पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को क्या कहते हैं, और प्रभाव भी कौन से हो, संभावित प्रभाव है, उनको हम कहते हैं पर्यावरण प्रभाव या पर्यावरण अधिप्रभाव, पर्यावरण इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। पर्यावरण अधिप्रभाव कथन जिसको हम कहते हैं पर्यावरण इम्पैक्ट स्टेटमेंट, वो क्या है, तो उसके लिए कहा गया है कि पर्यावरण या प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन एवं उपयोग, आर्थिक क्रियाओं और विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन आदि के प्राकृतिक पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के विषय में सामान्य जो कथन होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, पर्यावरण अधिप्रभाव कथन कहते हैं। देखो इसमें क्या है कि हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है उनके संसाधन, उनका विदोहन करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, और जो हमारी आर्थिक क्रियाएं होती है वो, और विभिन्न प्रकार की हमारी जो विकासात्मक योजनाएं हैं, जैसे बंदरगाहों का डेवलप करना हो, चाहे हाईवेज बनाना हो, चाहे एयरपोर्ट बनाना हो, तो इन सब के कारण जो पर्यावरण पर जितना प्रभाव पड़ता है वो संभावित प्रभावों को कथन के रूप में, सामान्य जो कथन कहते हैं कि इतना प्रभाव हो गया, उसी को पर्यावरण प्रभाव कथन कहते हैं। ये एज ए आरपीएस में स्टेटमेंट या परिभाषा के रूप में पूछ लिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, पर्यावरण प्रभाव आकलन तो पढ़ के गए, लेकिन वहाँ परिभाषा पूछ ली गई पर्यावरण प्रभाव कथन क्या है, तो हम सकपका जाते हैं कि यार ये कहाँ से पूछ लिया, जबकि ये इसी का पार्ट है। अब जो हमारी जो बेहद ही महत्वपूर्ण जो परिभाषा वो है पर्यावरण अधिप्रभाव जिसको प्रभाव भी बोलते हैं, और आकलन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जिसको EIS कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन, प्रक्रमण, प्रोसेसिंग तथा उपयोग, हम उनको निकालते हैं या उनका हम प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है, फैक्ट्री में कहीं पर भी, या फिर हम उसका उपयोग करते हैं।
जैसे कोयला किया, कोयला का विधुन किया, फिर कोयले से हमने क्या किया, उसका प्रोसेस करके काट छाट की, फिर उसका उपयोग किया। तो इन समय मनुष्य के क्रियाकलापों के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन और मूल्यांकन को ही पर्यावरण अधिप्रभाव कहते हैं। पर्यावरण अधिप्रभाव आकलन की विधियां क्या क्या है? ठीक है, पर्यावरण अधिवार विधि जो थी वो सबसे पहले अमेरिका में ये विधि का इजाद हुआ 1975 के आसपास की बात है। और वहाँ पर नेपा बना, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट। इसके तहत क्या किया गया, वहाँ पर पर्यावरण का आकलन किया गया और इसमें 4 उद्देश्य थे उनके। भाई हमें क्या करना है कि क्यों हमें ज़रूरी है। तो पहला था मनुष्य और पर्यावरण के मधुर संबंध स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय नीतियों की घोषणा करना था उनका उद्देश्य। पर्यावरण और जीवमंडल की क्षति को रोकने और पूर्णतया या तो रोके या कम से कम पूर्णतया समाप्त करने के लिए प्रयास करना। मनुष्य के स्वास्थ्य एवं कल्याण के कार्य करना। ठीक है, राष्ट्र के लिए उपयोगी प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र की समझ को बढ़ाना। आपके किसी भी राष्ट्र का विकास वहाँ की पारिस्थितिकी पे डिपेंड होता है और आप ये सोचेंगे कि वहाँ की पारिस्थितिकी परिस्थितियाँ ही उस राष्ट्र को वहाँ एक डेवलप राष्ट्र में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब पारिस्थितिकी के अंतर्गत क्या आता है, आप सब जानते हैं, जैविक और अजैविक पदार्थ सारे के सारे पारिस्थितिकी के अंतर्गत शामिल होते हैं। इसमें आपकी मिट्टी भी आ गई, इसमें आपके जंगल भी आ गए, इसमें वन्य जीव भी आ गए। ठीक है, यहाँ पर आपकी वनस्पति जो भी है वो सारी जैव अजैव सभी क्रियाओं का जो मिला जुला रूप है वो पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है। और पर्यावरण गुणवत्ता परिषद की स्थापना करना। और इसके अलावा जो एक हमारी विधियाँ थी उसमें हम लियोपोल्ड मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो आगे चलेंगे। अब हम जानते हैं कि भारत में भी क्या क्या आकलन का इसका अगर महत्व देख ली, महत्व क्यों जरूरी है। देखो, पर्यावरण विकास का महत्व है। ये विकास संबंधी जो परियोजनाएं हमारी के प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करने, जो भी पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, हमारी जो योजनाएं सरकार लाती है उन योजनाओं का जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है उनको या तो समाप्त करने या कम करने के लिए एक प्रभावी कारगर एक तरीका है। क्योंकि हम उस जो परियोजना है उसका पहले ही हम आकलन कर लेते हैं कि ये परियोजना फ्यूचर में क्या क्या लाभ देती है और क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। अगर कभी नुकसान उसके लाभ की तुलना में ज़्यादा है तो निश्चित ही ऐसी परियोजना हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ठीक नहीं होगी। ऐसी योजनाओं को मंजूरी नहीं दी जाती है। दूसरा महत्व इसका ये कि ये निर्णय क्षमताओं को विकासात्मक परियोजनाओं के लागू होने से पूर्व, ठीक है, क्या करता है, निर्णय निर्माताओं को क्या करता है, निर्णय जो निर्माता है हमारा जो निर्णय लेते हैं उन लोगों को विकासात्मक परियोजनाओं को लागू होने से पूर्व पर्यावरण पर विकासात्मक गतिविधियों के प्रभाव का विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ मापदंड होते हैं, उनके आधार पर क्या कर लेते हैं, आकलन कर लेते हैं कौन, नीति निर्माता। इससे हमें पता लग जाता है कि जो हमारी विकासात्मक योजनाएं हैं उसका पर्यावरण पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इससे हम पता लगता है किससे, पर्यावरण प्रभाव आकलन से। विकास योजनाओं के समन का मतलब कम करना, समन रणनीतियों के अनुकूल को प्रोत्साहित करता है। हमारी जो विकास योजना है उनमें समन को कम करने में, प्रतिकूल योजनाओं पर क्या होता है इसमें विकास में, तो इसके प्रोत्साहित करता है, ऐसी नीतियां बढ़ती है हमारी। ये सुनिश्चित करता है कि संबंधित विकास योजना पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ है, मजबूत है, या ये पर्यावरण को और आत्मसात करती है, पारिस्थितिक तंत्र के आत्मसात करती है और पुनर्जनन की क्षमता की सीमा के भीतर है। ये नहीं कि हमारा इसका पारिस्थितिक तंत्र को इतना डैमेज कर दे कि उसका जो निर्माण होता है वही बंद हो जाए। ठीक है, अब भारत में भी इसके प्रयास किए गए थे। भारत में क्या हुआ था, 1976 और 77 के अंतर्गत हमारा जो वन और पर्यावरण मंत्रालय, जो कि तो ये बाद में आया था, तो इन वन और पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना और भारत ने इसके लिए क्या किया, एक पहल की। 2006 में इसके लिए एक मसौदा तैयार किया और 2020 में भी इसमें एक संशोधन किया। तो कहीं ना कहीं 1994 के आसपास से भारत इसमें सजग हो गया था, लेकिन इसके प्रयास तो कुछ पहले हो गए थे। 1976 और 77 में जो हमारा योजना आयोग है, जिसको हम नीति आयोग कहते हैं, उसने क्या किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को एक काम दिया कि आप नदी घाटियाँ हैं उनका पर्यावरण की दृष्टि से उनकी जांच कीजिए कि नदी घाटियाँ पर्यावरण के कितनी अनुकूल है। ठीक है, तो नदी घाटी परियोजनाओं की दृष्टि से कितनी अनुकूल है, ये हमने कब कहा, नीति आयोग ने 1976-77 में किया। अब पहली बार पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना वर्ष 1994 में तत्कालीन पर्यावरण वन मंत्रालय, जिसको वर्तमान में हम क्या कहते हैं, वन
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का नाम दे दिया गया। उसने उसको प्रख्यापित किया, उसको लाया और इसके माध्यम से उन्होंने क्या कि पर्यावरण मंजूरी को प्रारंभ कर दिया। और जो ये पर्यावरण प्रभाव आकलन है उसको एक वैधानिक मान्यता देने का प्रयास भी भारत सरकार ने किया और इसको 1986 का जो हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था उसके तहत इसको वैधानिक दर्जा दे दिया। तो आज अगर आपसे ये पूछा जाता है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन है उसकी भारत में क्या स्थिति है, संवैधानिक स्थिति है वैधानिक, तो हम निश्चित कहेंगे इसकी वैधानिक स्थिति है। पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 में इसमें एक संशोधन किया गया और इस संशोधन में ये बताया गया कि हमारे जो परियोजनाएं होती है उनको दो श्रेणी में बांटा गया, मतलब इनको विकेंद्रीकृत किया गया। ए श्रेणी की परियोजनाएं जिनको सेंट्रल लेवल से अप्रूवल मिलता है और बी श्रेणी की योजनाएं थी वो थी उनको स्टेट लेवल से अप्रूवल मिलता है। बी श्रेणी की जो परियोजनाएं हैं उनको दो भागों में बांट दिया गया, ए और बी। B1 प्लस अलग से B2 हुई। B1 में पर्यावरणीय जो स्वीकृति थी वो लेनी पड़ती थी, जबकि B2 में ऐसा नहीं है। आगे हम जानेंगे श्रेणी में क्या है। देखो मैंने बताया आपको, श्रेणी ए राष्ट्रीय स्तर का मूल्यांकन विकासात्मक योजनाओं के मूल्यांकन के लिए प्रभाव आकलन एजेंसियां और विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों द्वारा लिया जाता है। बी श्रेणी में क्या आती थी, हमारे राज्य स्तरीय आती थी। ये दो श्रेणियां उसमें बांट दी, कब, 2006 के अंतर्गत। 2006 में ये कहा कि हमें जब भी कोई परियोजना आनी है, लानी है विकासात्मक, तो उसमें स्क्रीनिंग होगी, ठीक है, और उसमें स्कोपिंग होगी, जन सुनवाई होगी और उसके बाद उसका मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद में उस परियोजना को अप्रूवल दिया जाएगा। ये चार स्टेज आज रखना, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, जन सुनवाई और मूल्यांकन। अब इसमें क्या था कि जो ए श्रेणी की जो परियोजनाएं थी उनको अनिवार्य पर्यावरणीय मंजूरियां की आवश्यकता होती है, अतः इस प्रकार इन्हें स्क्रीनिंग की प्रक्रिया से नहीं गुजरना जाता, मतलब जनता के पास भेजना, वहां से अप्रूवल, इसकी जरूरत नहीं पड़ती और रणनीति रूप से महत्वपूर्ण होती है तो उसके केंद्र अपने लेवल पे कर लेती है। जबकि बी श्रेणी की जो परियोजनाएं थी उसको एक स्क्रीनिंग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था और उनमें B1 है, अनिवार्य रूप से पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की आवश्यकता होती है। अब हमने क्या अंतर समझा, ए श्रेणी की है, स्क्रीनिंग की आवश्यकता नहीं होती, बी श्रेणी में स्क्रीनिंग की आवश्यकता और बी में B1 है, उसको अनिवार्य रूप से पर्यावरण की मंजूरी, जो आकलन है पर्यावरण प्रभाव आकलन, उसकी मंजूरी लेनी पड़ती है। जबकि B2 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, उसको अनिवार्य रूप से मंजूरी लेनी ही पड़े, स्वैच्छिक है, चाहे तो मंजूरी ले भी सकते हैं चाहे तो नहीं भी ले सकते। अब जो अनिवार्य मंजूरी लेने वाली परियोजनाएं थी ये भी एक एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट में दे दे निम्न में से कौन सी परियोजना है जिनको अनिवार्य रूप से पर्यावरण प्रभाव आकलन की मंजूरी लेनी पड़ती है। जिसमें क्या है, हमारा खनन है, थर्मल पावर प्लांट है, नदी घाटी है, बुनियादी अवसंरचना जिसमें सड़क भी आ गया, राजमार्ग भी आ गया, बंदरगाह भी आ गया, हवाई अड्डे भी आ गए। ऐसी परियोजनाओं और बहुत छोटे इलेक्ट्रोप्लेंटिंग या फाउंड्रिंग इकाइयों सहित विभिन्न छोटे उद्योगों को पर्यावरण मंजूरी लेना आवश्यक है। अब जो विवाद का विषय रहा है वो है पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, जो मसौदा लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा 2020 में। इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो क्या है कि जो जन सुनवाई का टाइम था जो जनता के पास, वो 30 दिन से घटाकर क्या कर दिया, 20 दिन कर दिया। जो हमें पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट जो 6 महीने की 6 महीने दी जाती थी, अब उसको बढ़ाकर क्या कर दिया, 1 वर्ष कर दिया। जिससे कि क्या होता है कि जो पर्यावरण मसौदा तैयार करने वाला व्यक्ति है वो उसमें काट छांट कर सकता है। फिर इसके अंदर क्या हो गया कि रणनीतिक परियोजनाओं के जो है उनको स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं होती है, जन सुनवाई की जरूरत नहीं होती है, और केंद्र सरकार के पास इसकी शक्ति दे दी गई। अब केंद्र सरकार अगर किसी परियोजना को रणनीति घोषित कर देती है तो फिर उसके लिए सारी चीजें गौण हो जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसी परियोजना भी है जिसमें आपको क्या नहीं लेनी पड़ेगी, अप्रूवल की जरूरत नहीं है। जैसे कोई 50 से 100-150 किलोमीटर के अगर राजमार्ग का विस्तार करना है, चौड़ाईकरण करना है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो वन क्षेत्र से जाए चाहे किसी नदी घाटी क्षेत्र से जाए, इसकी अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ ऐसी डिसीजन ले लिए सरकार ने जिसके कारण क्या है, इस मसौदे की विरोध हो रहा है। आप देखते हैं जल्दी से इसमें क्या मसौदा है। देखो 1906 के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2020 का मसौदा प्रकाशित किया गया, उनको प्रतिस्थापित करने के हिसाब से। अब इसमें क्या किया कि पहला तो जन सुनवाई का जो क्या थे समय था आवंटित, वो इन्होंने काट दिया, 30 से क्या कर दिया, 20 दिन कर दिया। दूसरा, इसके पीछे लॉजिक ये दिया गया कि हमने इसलिए ऐसा कर दिया कि पहले
मोबाइल संचार क्रांति इतनी स्ट्रोंग नहीं थी, तो मोबाइल और संचार क्रांति नहीं होने के कारण लोगों तक सूचना पहुंचने में 20-30 दिन लगते थे। लेकिन अब हमारे पास में इंस्टाग्राम, गूगल प्लेटफॉर्म, मतलब हम कह सकते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से तीव्र गति से सूचनाएं प्रदान की जा सकती है और जनता का फीडबैक लिया जाता है। तो ये पर्यावरण मंत्रालय ने इसके पीछे क्या किया, लॉजिक बताया है। परियोजनाओं को छूट दी गई है, A, B1, B श्रेणी की में जो वर्गीकृत कर दिया और उनको सार्वजनिक जांच से फिर क्या दिया, छूट दे दिया। श्रेणी A और B1 की परियोजनाओं के विपरीत B2 है परियोजना है, उनको अनिवार्य मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। और B2 परियोजना है उसके अंदर कौन कौन सी परियोजना इन्होंने शामिल कर दी, देखिए आपको खुद लगेगा कि कहीं ना कहीं सरकार क्या कर रही है इन परियोजनाओं को, जबकि पारिस्थितिकी की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण परियोजना होती है। किसी अपतटीय क्षेत्र में जाओगे या तटवर्ती क्षेत्र में गैस सेल अन्वेषण करोगे, तेल का अन्वेषण करोगे, तो महत्वपूर्ण है पारिस्थितिक तंत्र के लिए। क्या सागरीय पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित नहीं होगा, लेकिन फिर भी इनको अप्रूवल की जरूरत नहीं है। 25 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं को कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ऐसे ही 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर का कमांड क्षेत्र के बीच में सिंचाई परियोजना लानी है तो कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। छोटे मध्यम सीमेंट उद्योग है, उनको अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इनको किस में डाल दिया, B2 श्रेणी में, जिसको स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलता है। फॉस्फोरिक, अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा अन्य एसिड है, उनको भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। डाई और डाई इंटरमीडिएट, बल्क ड्रग्स, सिंथेटिक रबड़, मध्यम आकार के पेंट इकाइयों में संलग्न MSME है, उनको जो लघु जो हमारे उद्योग है उनको भी जरूरत नहीं है। सभी अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाएं जिनकी 25 से 100 किलोमीटर के और 25 से 100 किलोमीटर के बीच के राजमार्गों का विस्तार और चौड़ाईकरण में भी, इनमें वे सड़कें भी शामिल है जो जंगलों से और नदियों से गुजरती है। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में हवाई रोपवे बनाए जा सकते हैं। और निर्दिष्ट भवन निर्माण और क्षेत्र विकास परियोजनाओं में 150 वर्ग मीटर तक का भवन का निर्माण किया जा सकता है, इनके लिए अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने क्या कर दिया, पर्यावरण प्रभाव आकलन को कमजोर करने की कोशिश की है। और इसी को लेकर पर्यावरणविद क्या है और थोड़े परेशान है, चिंता में है कि ऐसा कैसे कि भारत अपना दोहरा रवैया कैसे अपना रहा है। एक तरफ हम स्टॉकहोम सम्मेलन में 1992 की रियो डी जेनेरो सम्मेलन में, पेरिस जलवायु समझौता, अभी हाल में ग्लासगो में हुआ जलवायु समझौता COP26, इन सब ने हमने पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का क्या किया है, प्रतिबद्धता को जाहिर किया है, विश्व पटल पे रखा कि भारत पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन हम दूसरी ओर क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंटल इंपैक्ट एनालिसिस में इनको थोड़ा सा ढील दे रहे हैं, कई ऐसी परियोजना जिनको इसके दायरे से बाहर निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विश्व पटल पर भारत की थोड़ी छवि ऐसे देखी कि दोहरा चरित्र कैसा है, विश्व पटल पे बोल कुछ हो रहा है, अपने घर में कुछ और कर रहा है। बाहर हम बोल रहे हैं कि सत्य बोलना चाहिए, हम घर में झूठ बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र आदमी की जो व्यक्तित्व है उसको हानि पहुंचाता है। तो इसका ये भी है कि कहीं भारत की छवि को नुकसान नहीं पहुंचे, ठीक है। और इसमें क्या वार्षिक रिपोर्ट थी वो 1 वर्ष का था, पहले 6 वर्ष के 6 महीने वार्षिक प्रतिदिन रिपोर्ट आती थी। अब क्या कर दिया इन्होंने, 1 वर्ष कर दिया। तो क्या होता है, इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो लंबी अवधि है उसमें विनाशात्मक परिणाम है जो परियोजनाओं को, उसको वो रिपोर्टर जो तैयार करने वाला वो छुपा सकता है और किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा उसके ऊपर। और रिपोर्ट का जो निर्माण है, अनुपालन रिपोर्ट पूरी तरह से परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही तैयार किया जाएगी, जो बिना किसी निरीक्षण और समीक्षा के परियोजना प्रस्तुत कर वो गलत जानकारी भी दे सकता है। और यहाँ तक भी कह दिया कि परियोजना स्टार्ट करने के बाद ही आप अप्रूवल ले लो। भाई हम क्या बात कर रहे हैं, पर्यावरण प्रभाव का मतलब परियोजना स्टार्ट होने से बाद में। लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसा है कि कोई परियोजना आपने चला दी है, कोई बात नहीं, चला दी है, आप उसका बाद में अप्रूवल ले लो। आपने अगर उल्लंघन किया है तो आप उसका हर्जाना भर दो, बाकी आपकी परियोजना चलेगी। तो इससे क्या हो गया, लोग हर्जाना भरेंगे और योजना चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार को भी और नौकरशाही को भी और सरकार को सबको प्रोत्साहित करेगा। देखो इसमें क्या है, इसके बजाय केवल उल्लंघनकर्ता, प्रमोटर, सरकारी प्राधिकरण, मूल्यांकन समिति, नियामक प्राधिकरण ही रिपोर्ट का संज्ञान लेगी। जनता का रोल अब नहीं है। कार्योत्तर मंजूरी, वर्ष 2020 के मसौदे में एक अन्य प्रमुख क्या लिख दिया कि एक परियोजना को पर्यावरण मंजूरी मिलने से पहले कार्य कर रही है को नियमित किया जा सकता है बाद में, और मंजूरी के लिए आवेदन की अनुमति दी जा सकती है। अगर कुछ उल्लंघन किया है तो जुर्माना दिया जा सकता है। जबकि मैं बताऊं इसमें कि 2 अप्रैल 2020 में एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल बनाम रोहित प्रजापति मामले में यह कह दिया है कि यह मसौदा स्वीकार नहीं है। हाईकोर्ट ने भी ये कहा है। फर्मों के लिए जुर्माना, जिन फर्मों को अपनी स्थापना की शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है बाद में, तो वो क्या करती है, जुर्माना दे देगी और वो अपने काम चलाए। तो इसमें बहुत सारे नीतिगत मुद्दे संबंधी है। नियमों के उल्लंघन की संभावना बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि कार्योत्तर मंजूरी मिल रही है तो सब उल्लंघन करेंगे, बाद में हर्जाना भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नियम
सिग्नल तोड़ो और बाद में क्या करो, चालान कटाओ। ऐसी कंडीशन यहाँ भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को मजबूत करता है, लेकिन जनता को क्या करता है, कमजोर करता है, क्योंकि एक तो टाइम घटा दिया, दूसरा जनभागीदारी को घटा दिया है। ठीक है, सार्वजनिक परामर्श को सीमित कर दिया है, जिससे आदिवासियों के अधिकार भी रक्षा भी क्या होगी, रक्षा के साथ मेल नहीं खाता है। रणनीतिक परियोजनाएं अगर सरकार कन्वर्ट कर देती है तो उसको अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए रणनीतिक टेक का गलत प्रयोग हो सकता है। और इस प्रकार से जो 20 दिन का समय घटाया वो भी एक मुद्दा है। हाँ, इसके अलावा सूचनाओं की आसान उपलब्ध नहीं होता। आज भी कई दूर दराज के क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है, तो वो उन लोगों की प्रतिक्रिया आने में देर हो जाएगी। तब तक क्या हो जाएगा, यहाँ पर अप्रूवल भी मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुरूप नहीं है, जैसा कि मैंने बता दिया आपको, इस सारे सम्मेलन इनके अनुरूप नहीं है। अब आगे क्या कर सकता है, आगे ये हो सकता है कि पर्यावरण मंत्रालय को सार्वजनिक विमर्श के लिए समय को कम करने के बजाय सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के साथ साथ जन सुनवाई के बारे में जागरूकता और संपूर्ण इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट प्रक्रिया को, इसके प्रभाव के बारे में लोगों में ध्यान देना चाहिए और इसको एक अधिक बेहतर प्रभावी तरीके से रखना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो हमारे यहाँ औसत रूप से 238 दिन लगते हैं अप्रूवल में, उसको कम करना चाहिए। ठीक है, और अब हो गया पर्यावरण अधिप्रभाव आकलन के बारे में। 2 विधियां और है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। एक स्कोप है जिसका पूरा नाम है साइंटिफिक कमेटी ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ द इन्वायरमेंट, जो 1975 में थी, और एक है लियोपोल्ड मैट्रिक्स जो 1971 में थी। अब हम पढ़ेंगे लियोपोल्ड मैट्रिक्स क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो एक विद्वान थे, उन्होंने क्या किया, पर्यावरण प्रभाव आकलन के लिए 1971 में एक मैट्रिक्स प्रतिपादित किया और उस विद्वान के नाम पर उसको क्या कहते हैं, लियोपोल्ड मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो आप देखो लूनो नाम है यहाँ पर, लूनो लियोपोल्ड और उसके सहयोगी ने 1971 में इसको क्या किया, डेवलप किया। इस परियोजना के अंदर क्या है, निम्न की सोपानों को सम्मिलित किया गया। इसमें होता है कि प्रस्तावित परियोजना है, उसके लक्ष्यों का वितरण किया जाता है। कई बार स्टेटमेंट पूछ ले भाई, इसके लक्ष्य का विवरण दिया जाएगा कि कहाँ तक होना, परियोजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तकनीकी संभावनाएं क्या, इन पर चर्चा की जाती है। उसके बाद में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रस्तावित कार्य और वैकल्पिक योजनाएं आपकी क्या क्या है, ताकि आप इस विकासात्मक कार्यों को पाना चाहते हो। और इसके अंतर्गत क्या है, योजना के प्रारंभ होने से पहले पर्यावरण की मौजूदा दशाओं का विवरण किया जाता है। योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित वैकल्पिक इंजीनियरिंग कार्यों में से प्रत्येक का लागत, खर्च और उसके प्राप्त होने वाले लाभों का भी विश्लेषण इसमें किया जाता है। तो ये क्रम से सोपान है। प्रस्तावित योजना के संबंध में इंजीनियरिंग रपट और वर्तमान पर्यावरण की दशा के विषय में प्रस्तुत विवरण पर विचार इसमें किया जाता है और प्रत्येक वैकल्पिक योजना के कार्यों के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन इसके अंदर किया जाता है। बाद में पर्यावरण प्रभाव कथन का प्रस्तुतिकरण कर दिया जाता है। ये 8 प्रकार है, इसमें से शायद हो सकता है क्वेश्चन नहीं पूछे, फिर भी आपको इनको याद करना है अगर आप रिटर्न एग्जाम देते हैं तो। बाकी आप अगर ऑब्जेक्टिव टाइप कंपटीशन एग्जाम में बात करते हैं, ऐसा नहीं होगा इसमें। अब इसकी मैट्रिक्स से सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आगे जो है, लियोपोल्ड ने प्रस्तावित योजना के पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन में एक मैट्रिक्स प्रस्तुत की है और इस मैट्रिक्स को लियोपोल्ड मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। इसमें क्षैतिज अक्ष के सारे परियोजना के 100 कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि लियोपोल्ड मैट्रिक्स में क्षैतिज अक्ष जो होता है हमारा, उसके क्षैतिज अक्ष का मतलब सतह के पास उसमें क्या किया जाता है, 100 कार्य। कितने कार्य दिखाए जाते हैं, ये भी याद रखना, 100 कार्य, परियोजना के 100 कार्य। और इन कार्यों से प्रभावित होने वाले 80 जो पर्यावरणीय दशाएं हैं हमारी, उनको हम लंबवत एक्सिस पे दिखाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें क्या हो गया, हमारे पास 2 चीजें आ गई। एक तो क्षैतिज अक्ष पर क्या दिखाया जाता है, क्षैतिज अक्ष पे परियोजना के 100 कार्य दिखाए, कितने कार्य, 100 कार्य दिखाए जाएंगे। और इस पर्यावरणीय दशाएं कितनी, 88 दशाएं हैं, वो जो इस कार्य से प्रभावित होगी उनके बारे में जो हमें लंबवत अक्ष पे दिखाते हैं। इस प्रकार आप इसमें देख सकते हैं, ये लियोपोल्ड मैट्रिक्स है। ये इसका क्या है, एक्स है वर्टिकल, और ये इसका क्या है, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल में प्लांट का आपने कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो आ जाएगा, पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, ये सारे के सारे कौन से, ये मानवीय प्रभाव है, परियोजना के विकासात्मक कार्य। आप ये भी कर सकते हो, रॉ मटेरियल के लिए ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, वाटर इनटेक बना रहे हो, है ना, सॉलिड वेस्ट आपका है, तो
ये सारी की सारी क्रियाएं किस पे आएगी, क्षैतिज अक्ष पे, और लंबवत अक्ष पे 88। बस इतना ही आपको याद करना है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। बस ये मेन है कि लियोपोल्ड मैट्रिक्स किससे संबंधित है। ठीक है, धन्यवाद।